जब कवि सम्मेलन समाप्त हुआ तो सारा हॉल हंसी, कहकहों और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। शायद मैं ही एक ऐसी थी जिसका रोम रोम क्रोध से जल रहा था। उस सम्मेलन की अंतिम कविता थी बेटे का भविष्य। उसका सारांश कुछ इस प्रकार का था। एक पिता अपने बेटे के भविष्य का अनुमान लगाने के लिए उसके कमरे में एक अभिनेत्री की तस्वीर, एक शराब की बोतल और एक प्रतिगीता की रख देता है और स्वयं छिपकर खड़ा हो जाता है। बेटा आता है, सबसे पहले अभिनेत्री की तस्वीर को उठाता है। उसकी बाँछें खिल जाती है। बड़ी हसरत से उसे वह सीने से लगाता है, चूमता है और रख देता है। उसके बाद शराब की बोतल से 2-4 घूंट पीता है। थोड़ी देर बाद मुंह पर अत्यंत गंभीरता के भाव लाकर बगल में गीता दबाए वह बाहर निकलता है। बाप बेटी की यह करतूत देखकर उसके भविष्य की घोषणा करता है, यह साला तो आजकल का नेता बनेगा। कवि महोदय ने यह पंक्ति पढ़ी ही थी कि हॉल के एक कोने से दूसरे कोने तक हंसी की लहर दौड़ गई। पर नेता की ऐसी फजीहत देखकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। साथ आए हुए मित्र ने व्यंग करते हुए कहा, क्यों, तुम्हें तो वह कविता बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी। तुम्हारे पापा भी तो एक बड़े नेता हैं। मैंने गुस्से से जवाब दिया, पसंद? मैंने आज तक इससे भद्दी और भोंडी कविता नहीं सुनी। अपने मित्र की व्यंग की तीव्रता को मैं खूब अच्छे तरीके से पहचानती थी। उनका क्रोध बहुत कुछ चिलम न मिलने वालों के आक्रोश के समान ही था। उसके पिता चुनाव में मेरे पिताजी के प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हुए थे और हार गए थे। उस तमाचे को अभी तक भूले नहीं थे। आज ये कविता सुनकर उन्हें दिल की जलन निकालने का अवसर मिला। उन्हें लग रहा था मानो उनके पिता का हारना भी आज सार्थक हो गया। पर मेरे मन में उस समय कुछ और ही चक्कर चल रहा था। मैं जली भुनी जो गाड़ी में बैठी तो सच मानिए सारे रास्ते यही सोचती रही कि किस प्रकार इस कवि महाशय को करारा सा जवाब दूं। मेरे पापा जी के राज में ही नेता की ऐसी छिछालेदर भी कोई चुपचाप सहन कर लेने की बात थी भरा। चाहती तो यही थी कि कविता में ही उनको जवाब दूं, पर इस ओर कदम कभी नहीं उठाया था। सो निश्चय किया कि कविता नहीं तो कहानी ही सही। अपनी कहानी में मैंने एक ऐसे सर्वसंपन्न नेता का निर्माण करने की योजना बनाई जिसे पढ़कर कवि महाशय को अपनी हार माननी ही पड़ेगी। भरी सभा में वह जो नहला मार गए थे ना, उस पर मैं दहला नहीं सीधे इक्का से फटकारना चाहती थी, जिसकी बाजी हर हालत में मेरी ही रहे। यही सब सोचते सोचते मैं कमरे में घुसी तो दीवार पर लगी बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरों पर नजर गई। सबके प्रतिभाशाली चेहरे मुझे प्रोत्साहन देने लगे। सब नेताओं के व्यक्तिगत गुणों के एक साथ मैं अपने नेता में डाल देना चाहती थी, जिसे वह किसी भी गुण में कम न रह पाए। पूरे सप्ताह मैं बड़े बड़े नेताओं की जीवनियाँ पढ़ती रही और अपने नेता का ढांचा बनाती रही। सुना था और पढ़कर भी महसूस हुआ कि जैसे कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, वैसे ही महान आत्माएं गरीबों के घर में ही उत्पन्न होती है। सोच विचार कर एक शुभ मुहूर्त देखकर मैंने सब गुणों से लैस करके अपने नेता का जन्म गांव के गरीब किसान की झोपड़ी में कर दी। मन की आशाएं और उमंगें जैसे बढ़ती हैं, वैसे ही मेरा नेता भी बढ़ने लगा। थोड़ा बड़ा हुआ तो गांव के स्कूल में ही उसकी शिक्षा प्रारंभ हुई। यद्यपि मैं इस प्रबंध से विशेष संतुष्ट नहीं थी, पर स्वयं ही मैंने परिस्थिति बना डाली थी कि इसके सिवा कोई चारा नहीं था। धीरे धीरे उसने मिडिल पास किया। यहाँ तक आते आते उसने संसार के सभी महान व्यक्तियों की जीवनियाँ और क्रांतियों के इतिहास पढ़ डाले। देखिए, आप बीच में ये मत पूछ बैठिए कि 8वीं का बच्चा इन सबको कैसे समझ सकता है। यह तो एकदम अस्वाभाविक सी बात है। इस समय मैं आपके किसी भी प्रश्न का जवाब देने की मनस्थिति में नहीं हूँ। आप यह न भूलें कि यह बालक एक महान भावी नेता है। हाँ, तो यह सब पढ़कर उसके सीने में बड़े बड़े अरमान मचलने लगे।
बड़े बड़े सपने साकार होने लगे, बड़ी बड़ी उमंगें करवटें लेने लगी। और जहाँ भी कहीं अत्याचार होता देखता, मुट्ठियाँ भींच भींच कर संकल्प करता, उसको दूर करने की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता। और मुझे उसकी योजना में, उसके संकल्पों में अपनी सफलता हंसती खेलती नजर आती। एक बार जान का खतरा मोल लेकर मैंने जमींदारों के कारिंदों से उसकी मुठभेड़ भी करा दी, और उसकी विजय पर उससे कहीं अधिक मुझे हर्ष हुआ। तभी अचानक एक घटना घट गई। उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। दवा इलाज के लिए घर में पैसा नहीं था, सो उसके पिता ने तड़प तड़प कर जान दे दी, और वह बेचारा कुछ भी नहीं कर सका। पिता की इस बेबसी की मृत्यु का भारी सदमा लगा उसे। उसकी बूढ़ी माँ ने रोते रोते प्राण तो नहीं पर आंखों की रोशनी गंवा दी। घर में उसकी एक विधवा बुआ, एक छोटी क्षयग्रस्त बहन और थी। सबके भरण पोषण का भार उस पर आ पड़ा। आय का कोई साधन नहीं था। थोड़ी बहुत जमीन जो थी उसे जमींदारों ने लगान बकाया निकाल कर हथिया लिया। उसके पिता की विनम्रता का लिहाज करके अभी तक वह चुप बैठा था। अब क्यों मानता? उसके क्रांतिकारी बेटे से वह परिचित था, सो अवसर मिलते ही बदला ले लिया। अब मेरे भावी नेता के सामने भारी समस्या थी। वह सलाह लेने मेरे पास आया। मैंने कहा, अब समय आ गया है, तुम घर बार रोटी की चिंता छोड़ देश सेवा में लग जाओ। तुम्हें देश का नव निर्माण करना है। शोषितों की आवाज़ को बुलंद करके देश में वर्गहीन समाज की स्थापना करनी है। तुम सब कुछ बड़ी सफलतापूर्वक कर सकोगे, क्योंकि मैंने तुम में सारे आवश्यक गुण भर दिए हैं। उसने बहुत ही बुझे स्वर में कहा, यह सब तो ठीक है, पर मेरी अंधी माँ और बीमार बहन का क्या होगा? मुझे देश प्यारा है, पर ये लोग भी कम प्यारे नहीं।